आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं और आज का हमारा चैप्टर होगा गुप्त काल या गुप्त वंश। गुप्त काल अथवा गुप्त वंश। देखिए, हमने प्राचीन भारत में आपका सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध का उत्कर्ष, महाजनपद काल, इसी प्रकार आपका मौर्य साम्राज्य, मौर्य उत्तर काल का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद क्रमबद्ध रूप से अब अगला जो चैप्टर होगा वो होगा आपका गुप्त काल। और गुप्त काल के लिए कई विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किया था कि आप गुप्त काल का टॉपिक बनाइए, गुप्त काल का वीडियो बनाइए। तो हम क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा गुप्त काल। अभी जो गुप्त काल है ये अपने आप में एक महान काल माना जाता है, क्योंकि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। एक इतिहासकार है आरपी त्रिपाठी ने भी इस काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी। इसे स्वर्ण काल, गोल्डन एज, क्लासिकल एज या क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। अब ऐसी कौन सी स्थितियाँ, कौन सी परिस्थितियाँ थी या कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जिनकी वजह से गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा गया, तो हम इस गुप्त काल को कई पार्टों में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे इस वंश के शासक कौन कौन हैं, केवल शासकों के नाम हमें देखने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गुप्त कौन थे। सामान्यतः कहा जा सकता है कि गुप्त कुषाणों के सामंत थे। सामान्य रूप से क्या कहा जा सकता है कि गुप्त कौन थे? कुषाणों के सामंत। इसके पश्चात यदि हम बात करें, इसके पश्चात अगला जो चैप्टर होगा वो होगा कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं उन पे भी हमें चर्चा करनी है। इसके बाद जो अपना अगला पार्ट होगा वो है गुप्त वंश की जानकारी के स्रोत। जैसे मुख्य रूप से हम बात करेंगे फाहियान, जो चीनी यात्री था, भारत में आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, उसके बारे में अपन अलग से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार जानकारी का एक प्रमुख स्रोत आता है आपका कवि हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, उसके बारे में भी अध्ययन करना है। इसी प्रकार इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या उन्नतियां हुई उनका भी हमें अध्ययन करना है। इसके बाद यहाँ का प्रशासन क्या था, समाज कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, चित्रकला जैसे अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनका संबंध भी गुप्त काल से माना जाता है। तो कई ऐसी विशेषताएं हैं जिनको हम एक एक बिंदु के आधार पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए हम इसे अलग अलग पार्टों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुप्त वंश के शासक कौन कौन है। देखिए, जैसे पहला बिंदु लेते हैं अपन गुप्त वंश के शासक। सबसे पहले हम बात करें गुप्त वंश के कौन कौन से शासकों का हमें अध्ययन करना है। देखिए, श्रीगुप्त, इसके बाद हम बात करेंगे घटोत्कच। तो गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को माना जाता है। वो हम अलग से डिटेल से अध्ययन करेंगे, श्रीगुप्त, घटोत्कच। इसके बाद हम बात करें चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसके बाद है आपका कांच। चंद्रगुप्त के बाद एक शासक का नाम मिलता है जिनका नाम क्या है? कांच। इसके बाद समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये क्रम से है ये शासक हमें याद रखने हैं। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, कांच, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त,
स्कंदगुप्त। मुख्य रूप से तो ये शासक पढ़ने हैं हमें, मुख्य रूप से इन शासकों का अध्ययन करना है। उसके बाद भी कुछ शासक है, देखिए पूर्वगुप्त, पूर्वगुप्त, बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड। इसके बाद जैसे बात करें अपन नरगुप्त। इसके बाद शासक कौन सा है आपका? नरगुप्त। नरगुप्त के बाद है नरसिंह बालागुप्त, बालादित्य, नरसिंह गुप्त, बालादित्य। नरगुप्त ये अलग है, नरगुप्त, और नरगुप्त के पश्चात यहाँ का शासक कौन है? नरसिंह गुप्त बालादित्य। इसके बाद देखिए भानुगुप्त, भानुगुप्त के बारे में आपने पढ़ा होगा, इनका ऐरण अभिलेख है। भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख है, जिससे हमें सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है, जिससे हमें सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इसके बाद कुमारगुप्त थर्ड, इसके बाद कुमारगुप्त थर्ड, और इसके बाद आता है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। तो ये जो विष्णुगुप्त है ये अंतिम शासक था, ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था, और ये गुप्त वंश का माना जाता है संस्थापक। तो ये कुछ शासकों के नाम हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। तो श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, कांच, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पूर्वगुप्त, बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, नरगुप्त, नरसिंहगुप्त बालादित्य, भानुगुप्त, कुमारगुप्त थर्ड, और आपका विष्णुगुप्त। ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद हम बात करते हैं गुप्त कौन थे। अगला जो बिंदु आता है गुप्त कौन थे। एक तो ध्यान रखना है, गुप्तों को सामान्यतः कुषाणों का सामंत माना जाता है, ध्यान रखना है। एक तो इन्हें कुषाणों का सामंत माना जाता है। गुप्तों को किसका सामंत माना जाता है? कुषाणों का सामंत माना जाता है। अब अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत आते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें ब्राह्मण, नंबर एक ब्राह्मण। गुप्तों को ब्राह्मण बताने वाले हेमचंद्र राय चौधरी, गुप्तों को ब्राह्मण बताने वाले कौन थे? हेमचंद्र राय चौधरी। इसके बाद है क्षत्रिय, क्षत्रिय बताने वाले रमेश चंद्र मजूमदार और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर ओझा। इसी प्रकार देखिए नंबर 3 पे आता है आपका वैश्य के गुप्त वैश्य थे एलन अल्तेकर और रोमिला थापर। वैश्य बताने वाले कौन कौन हैं? एलन अल्तेकर और रोमिला
थापर, इनके अनुसार गुप्त वैश्य थे। और लास्ट आता है आपका शूद्र, नंबर 4 पे आता है आपका शूद्र। तो गुप्तों को शूद्र बताने वाले केपी जायसवाल, केपी जायसवाल। केपी जायसवाल ने गुप्तों को क्या बताया है, शूद्र बताया है। तो ब्राह्मण हेमचंद्र राय चौधरी, क्षत्रिय रमेश चंद्र मजूमदार और गौरी शंकर ओझा, वैश्य एलेन अल्तेकर और रोमिला थापर, और शूद्र बताने वाले कौन थे, केपी जायसवाल। इसी प्रकार आरपी त्रिपाठी ने गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा। आरपी त्रिपाठी ने गुप्त काल को क्या कहा, स्वर्ण काल कहा। गुप्त काल को या गुप्त काल के लिए जैसे एक तो शब्द उपयोग में लिया जाता है गोल्डन एज, गोल्डन एज एक क्लासिकल युग और एक स्वर्ण काल, एक स्वर्ण काल, इन नामों से गुप्त काल को जाना जाता है। अब दोस्तों गुप्त काल को जो स्वर्ण काल कहा गया उसके कुछ कारण हैं, उन कारणों को एक बार सामान्य देख लीजिए क्योंकि इनका हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। गुप्त काल को जो स्वर्ण काल कहा गया उसके कुछ कारण हैं, कारणों में देखिए जैसे हम बात करें, जैसे नंबर 1 सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। सर्वाधिक सोने के सिक्के, केवल सोने के सिक्कों के आधार पर गुप्त काल को स्वर्णकाल नहीं कह सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। केवल सोने के सिक्कों के आधार पर, यद्यपि सर्वाधिक सोने के सिक्के चले लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के नहीं हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के तो चले लेकिन यहाँ के जो सिक्के हैं सोने के वो सर्वाधिक शुद्ध नहीं माने जाते, तो केवल एक ही आधार पर नहीं कह सकते। नंबर 2 जैसे हम बात करेंगे किसकी, कालिदास की। कालिदास जो संस्कृत भाषा के एक महान विद्वान थे और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। शेक्सपियर जिनका संबंध ब्रिटेन से था, ब्रिटेन के एक उपन्यासकार थे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नंबर 3 आपका जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। प्रसिद्ध क्या थे ये, गणितज्ञ। इनका संबंध भी कौन से काल से था, गुप्त काल से। इसी प्रकार आपने नाम सुना होगा वराहमिहिर। वराहमिहिर ये क्या थे, एक खगोल शास्त्री थे। वराहमिहिर क्या थे, एक खगोल शास्त्री। इनका संबंध भी कौन से काल से था, गुप्त काल से। एक आपने नाम सुना होगा धन्वंतरी। धन्वंतरी ये क्या थे, चिकित्सक थे। ये क्या थे, चिकित्सक। इसी प्रकार यदि हम बात करें मंदिरों का जो सही तरीके से यानी सुचारू रूप से मंदिरों का जो निर्माण है वो इसी काल में होता है। मंदिर, इनका हम अलग से अध्ययन करेंगे। मंदिरों का निर्माण, जैसे यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर था देवगढ़ का दशावतार मंदिर। प्रसिद्ध मंदिर कौन सा आएगा, देवगढ़, झांसी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यदि हम और बात करें, जैसे इनको ही आगे बढ़ाते हुए और बात करें, जैसे नंबर 7 में बात करें त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति इसी काल में बनी। इसी प्रकार आपकी जो अजंता व एलोरा की गुफाएं हैं उनका संबंध भी गुप्त काल से। वो कौन कौन सी गुफाएं, कुल कितनी गुफाएं हैं, उनकी खोज किनके द्वारा की गई, ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं, इनका हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो एक सामान्य परिचय हुआ आपका, एक सामान्य परिचय है। इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे फाहियान की। सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, फाहियान, जो एक चीनी यात्री था, भारत में आता है। भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, गुप्त वंश के समय। उसने भारत के बारे में क्या क्या बताया है, फाहियान के द्वारा भारत का किस
प्रकार से वर्णन किया गया है, गुप्त काल के बारे में उसने क्या बताया है, उनका हम अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के जो शासक हैं, शासकों की उपलब्धियाँ क्या हैं। उसके बाद ये जो बिंदु हैं आपके, इनका भी हमें अलग से डिटेल से अध्ययन करना है। जैसे कालिदास की कौन सी रचनाएं हैं, आर्यभट्ट की कौन सी रचनाएं हैं, वराहमिहिर क्यों प्रसिद्ध थे, धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे, इन सभी का हमें डिटेल से अध्ययन करना है। तो एक बार ये सामान्य टॉपिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं फाहियान की। फाहियान एक चीनी यात्री था, उसके माध्यम से हमें भारत के बारे में क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फाहियान की। फाहियान तो ये एक तो चीनी यात्री था और भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री। देखिए इसके बारे में, एक तो ये जो फाहियान शब्द है, फाहियान शब्द का अर्थ होता है धर्म प्रकाश। फाहियान शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, धर्म प्रकाश। चीनी यात्री था, ये एक चीनी यात्री था। इसी प्रकार भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री, भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, फाहियान। इसी प्रकार देखिए ये 399 से तक भारत में रहा, 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा। इसी प्रकार ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया और ये 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा। पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक रहा था। पाटलिपुत्र में कुल कितने वर्ष रहा, 3 वर्ष। इसी प्रकार इसका भारत में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, चीनी स्थलों का भ्रमण करना। इसका भारत में आने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बौद्ध स्थलों का भ्रमण करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बौद्ध स्थलों का भ्रमण करना। इसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध स्थलों का भ्रमण करना। इसके बाद देखिए इसने भारत का जो विवरण है वो अपनी रचना फुकोकी में किया है। भारत का जो वर्णन है तो इनकी जो पुस्तक है इनकी पुस्तक का नाम है फुकोकी। इनकी रचना फुकोकी, कई जगह फुक्योकी। इसके बाद देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि ये स्थल मार्ग से आया व जल मार्ग से वापस चला गया। स्थल मार्ग से आया और ये जल मार्ग से वापस चला गया। अब देखिए ये
भारत में कहाँ कहाँ भ्रमण करता है? देखिए दोस्तों, तो ये कहाँ से आ रहा है? चीन से। कहाँ से? चीन से भारत में आ रहा है। और इसने कहाँ कहाँ का भ्रमण किया? देखिए, पुष्कलावती। चीन से ये कहाँ आता है? पुष्कलावती। इसके बाद तक्षशिला, इसके बाद आता है ये पुरुषपुर। पुरुषपुर को पेशावर भी कहा जाता है। पुरुषपुर को क्या कहा जाता है? पेशावर। तो पुष्कलावती, तक्षशिला, पुरुषपुर, इसके बाद पंजाब, मथुरा, मध्य प्रदेश। पुष्कलावती, तक्षशिला, पुरुषपुर, पंजाब, मथुरा, मध्य प्रदेश, कन्नौज, इसके बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद कपिलवस्तु, श्रावस्ती के बाद कपिलवस्तु, उसके बाद राजगृह। उसके बाद कहाँ जाते हैं? राजगृह, कुशीनगर, कुशीनगर, वैशाली, वैशाली, वैशाली से जाते हैं काशी। वैशाली से कहाँ चले जाते हैं? काशी। उसके बाद बोध गया, उसके बाद जाते हैं ये नालंदा, नालंदा से जाते हैं पाटलिपुत्र, नालंदा से पाटलिपुत्र, और फिर पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति बंदरगाह होते हुए श्रीलंका, और श्रीलंका से फिर ये चीन चले जाते हैं। तो ये इनका एक सामान्य सा क्रम है, कहाँ कहाँ गए थे। तो ध्यान रखना है पाटलिपुत्र, उसके बाद यदि हम बात करें पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति बंदरगाह, पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जाते हैं श्रीलंका, और श्रीलंका से वापस होते हुए कहाँ चले जाते हैं? ये चीन चले जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है, वह क्वेश्चन आया हुआ है कि फाहियान स्थल मार्ग से आते हैं और जल मार्ग से वापस चले जाते हैं। स्थल मार्ग से आए और जल मार्ग से वापस चले जाते हैं। इसके बाद देखिए, इसके साथी या साथी दल, यानी जब फाहियान भारत में आते हैं तो इनके साथ साथ कौन कौन साथ में आए थे उनके नाम भी देख लीजिए। हुई चिंग, हुई मिंग, हुई यिंग, हुई चिंग, जब फाहियान भारत में आते हैं तो भारत में इनके साथ आने वाले कौन कौन हैं? हुई यिंग और हुई चिंग। इसी प्रकार हुई वेई, एक व्यक्ति और याद रखना है, हुई वेई। ये कुछ नाम है जो इनके साथियों के नाम हैं, इनके साथ ही भारत आते हैं। अब भारत में ये आए किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, लेकिन इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख नहीं किया है। तो ध्यान रखना है, एक तो चंद्रगुप्त सेकंड के नाम का उल्लेख नहीं किया है।
पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहे, लेकिन इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख नहीं किया। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, इन्होंने भारत में ब्राह्मण धर्म की प्रधानता बताई कि उस समय भारत में ब्राह्मण धर्म की प्रधानता थी। वैश्य वर्ग को समृद्ध वर्ग बताया गया। ये फाइयान से संबंधित बातें पढ़ रहे हैं अपन। वैश्य वर्ग को समृद्ध वर्ग बताया। इसी प्रकार इन्होंने कहा था कि भारत में अपराध नहीं होते थे। इन्होंने क्या कहा? भारत में अपराध नहीं होते थे। भारत में अपराध नहीं होते थे, लेकिन बार बार एक ही अपराध करने पर दाहिना हाथ काट लिया जाता था। भारत में अपराध नहीं होते थे, यानी न के बराबर होते थे, लेकिन बार बार एक ही अपराध करने पर, एक जैसा अपराध करने पर, वही अपराध करने पर दाहिना हाथ काट दिया जाता था। बार बार एक ही अपराध करने पर दाहिना हाथ काट लिया जाता था। बार बार एक ही अपराध करने पर दाहिना हाथ काट दिया जाता था। इसी प्रकार इन्होंने कहा था कि भारत में या भारतीय लोग घरों में ताला भी नहीं लगाते थे। भारतीय लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। तो इनके अनुसार उस समय चोरी डकैतियाँ नहीं होती थी, समृद्ध काल था। जबकि हम हेनसांग का जब अध्ययन करेंगे, हेनसांग जो चीनी यात्री थे, वो हर्षवर्धन के समय आएंगे। उन्होंने अपने विवरण में जो उनकी रचना है सीयू की, हेनसांग की रचना कौन सी है? सीयू की। हेनसांग ने सीयू की में कहा कि मुझे भारत में 2 बार लूटा गया, मुझे भारत में 2 बार लूटा गया। जबकि ये क्या बता रहे हैं कि उस समय भारतीय लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। इन्होंने भारतीयों के नैतिक चरित्र की प्रशंसा की है, नैतिक चरित्र की प्रशंसा की है। इसी प्रकार इन्होंने कहा था कि भारतीय लोग मांसाहारी नहीं थे, भारतीय लोग मांसाहारी नहीं थे, मांसाहारी नहीं थे, यानी प्याज लहसुन नहीं खाते थे, प्याज व लहसुन नहीं खाते थे, लहसुन नहीं खाते थे। इसी प्रकार इन्होंने बताया कि व्यापार के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था, व्यापार के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था, कौड़ियों का प्रयोग का उपयोग होता था। इसी प्रकार देखिए, तो इन्होंने क्या कहा कि भारत में अपराध नहीं होते थे। कौड़ियों का भारतीयों की नैतिक प्रशंसा करते हैं। वैश्य समाज को एक समृद्ध समाज बताया है। और इन्होंने पाटलिपुत्र को देखकर कहा था कि इसका निर्माण तो देवताओं ने किया होगा। पाटलिपुत्र के बारे में इन्होंने क्या कहा? इसका निर्माण तो देवताओं ने किया होगा। पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा? कि इसका निर्माण देवताओं ने किया होगा, देवताओं ने किया होगा। इसी प्रकार इन्होंने चांडालों का वर्णन भी किया है। एक शब्द है, ध्यान रखना है, चांडाल। फाइयान के द्वारा चांडालों का वर्णन किया जाता है। चांडाल जो नगर के बाहर रहते थे,
ये निम्न वर्ण से संबंधित थे, चमड़े का कार्य करने वाले व्यक्ति थे। इनके बारे में फाहियान क्या बताता है? फाहियान ने बताया इनके बारे में कि इन लोगों को, चांडालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। जब भी ये नगर में प्रवेश करते थे तो ढोल बजाया जाता था, इनके द्वारा ढोल बजाया जाता था ताकि लोग इनसे दूर हो जाएं, ताकि लोग इनसे दूर हट जाएं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि गुप्त काल को यद्यपि श्रवण काल कहा जाता है, लेकिन यहाँ सामाजिक असमानता का हमें कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है, सामाजिक बुराइयों का हमें गुप्त काल में उल्लेख मिलता है। जैसे जो भानुगुप्त है, गुप्त वंश का एक शासक था भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से हमें सती प्रथा की जानकारी मिलेगी। सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलेगी। देखिए एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं अपन, यानी अपन बात कर रहे हैं फाहियान की। फाहियान का अर्थ होता है धर्म प्रकाश चीनी यात्री था, भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री। 399 से 414 भारत में रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया। पाटलिपुत्र में कितने वर्ष रहा था? 3 वर्ष। इसका भारत में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध स्थलों का भ्रमण करना। इनकी पुस्तक फूको की है। स्थल मार्ग से आए और ये जल मार्ग से वापस जाते हैं। स्थल मार्ग से आए, जल मार्ग से वापस। चीन से ये आते हैं। पुष्कलावती, तक्षशिला, पुरुषपुर, पंजाब, मथुरा, मध्य प्रदेश, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, राजगृह, कुशीनगर, वैशाली, काशी, बोधगया, नालंदा, पाटलिपुत्र। फिर पाटलिपुत्र से ताम्रलिपि बंदरगाह, फिर श्रीलंका। श्रीलंका से वापस कहाँ चले जाते हैं? चीन चले जाते हैं। पाटलिपुत्र को इसने क्या कहा कि देवताओं ने इसका निर्माण किया था, देवताओं ने निर्माण किया था, क्योंकि हमने पाटलिपुत्र का अध्ययन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ राजमहल, राजप्रसाद बना हुआ था। इसके पश्चात इसके साथ में आने वाले कुछ साथी दल थे, हुई यिंग, हुई चिंग, हुई वेई। हुई यिंग, हुई चिंग और हुई वेई। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख नहीं करता है, जबकि किसके समय आते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। भारत में कौन से धर्म की प्रधानता? ब्राह्मण धर्म की। वैश्य वर्ग को इन्होंने एक समृद्ध वर्ग बताया। इन्होंने कहा कि भारत में अपराध नहीं होते थे, लेकिन बार बार एक ही अपराध करने पर दाहिना हाथ काट लिया जाता था। इसी प्रकार भारतीय लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। नैतिक चरित्र की प्रशंसा करता है। भारतीय लोग मांसाहारी नहीं थे, यानी प्याज लहसुन नहीं खाते थे, और व्यापार के लिए कौड़ियों का उपयोग किया जाता था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से शासक हैं, कौन कौन से शासकों की क्या क्या उपलब्धियां हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गुप्त वंश के कौन कौन से शासक हैं, इन शासकों की क्या क्या उपलब्धियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीगुप्त की। श्रीगुप्त तो ये गुप्त वंश का पहला शासक है, गुप्त वंश का संस्थापक। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। श्रीगुप्त को क्या माना जाता है? गुप्त वंश का संस्थापक। इसी प्रकार इसकी उपाधि महाराज। उपाधि क्या है इनकी? महाराज। यद्यपि सामान्य मत के अनुसार ये कुषाण वंश का सामंत था। सामान्य मत के अनुसार ये कुषाण वंश का सामंत था, जबकि स्मिथ और जायसवाल के अनुसार, स्मिथ व केपी जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त लिच्छवियों का सामंत था। स्मिथ और केपी जायसवाल के अनुसार ये लिच्छवियों का सामंत था, जबकि सामान्यतः इन्हें कुषाण वंश का सामंत माना जाता है। इसी प्रकार
प्रभावती गुप्ता या प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्र लेख में इनकी उपाधि मिलती है आधिराज। इनकी उपाधि क्या मिलती है? आदिराज। और गोत्र धारण, गोत्र क्या मिलता है इनका? धारण। तो जो प्रभावती गुप्त है, इनकी ताम्रपत्र लेख के अनुसार, प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्र लेख में इनकी उपाधि क्या मिलती है? आदिराज। और गोत्र क्या मिलता है इनका? धारण। इसी प्रकार इन्होंने नालंदा से 40 योजन पूर्व स्थित मृगशिखा वन में एक मंदिर बनवाया था। नालंदा से 40 योजन पूर्व में स्थित मृगशिखा वन में एक मंदिर बनवाया तथा इस मंदिर के लिए 24 गांव दान में दिए गए। इस मंदिर के लिए 24 गांव दान में दिए गए। तो इन्होंने नालंदा से 40 योजन पूर्व स्थित मृगशिखा वन में एक मंदिर बनवाया। मृगशिखा वन में एक मंदिर बनवाया और इस मंदिर के लिए कितने गांव दान में दिए गए? 24 गांव दान में दिए गए। तो ये गुप्त वंश का संस्थापक है। उपाधि महाराज कुषाण वंश का सामंत था, जबकि स्मिथ और जायसवाल के अनुसार ये लिच्छवियों का सामंत था। प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्र लेख में इनकी उपाधि आदिराज मिलती है और गोत्र कौन सा मिलता है? धारण। इसके बाद एक शासक आता है घटोत्कच। एक शासक है घटोत्कच। तो इसकी भी उपाधि महाराज है। इसने भी कौन सी उपाधि धारण की? महाराज की। इसी प्रकार पूना ताम्रपत्र व रुद्रपुर ताम्रपत्रों में इसे ही गुप्त वंश का प्रथम शासक माना गया है। प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र जब हमने बात की थी, प्रभावती गुप्त का जो पूना ताम्रपत्र है उसमें, और रुद्रपुर ताम्रपत्र है, इनमें गुप्त वंश का प्रथम शासक किसको माना जाता है? घटोत्कच को माना जाता है। किसे माना जाता है? घटोत्कच। इसके बाद यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक आता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। ये प्रसिद्ध शासक है इस वंश का। इसका समय 319 से 335। तो एक तो ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। और इन्होंने
राज्याभिषेक के अवसर पर 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया। अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 319 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत का प्रचलन किया। क्योंकि यहाँ भी और डिटेल से हमें बात करनी है, तो अगला जो अपना बिंदु होगा वो कौन सा होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अध्ययन कर रहे थे। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी। देखिए, तो एक तो इन्होंने राज्याभिषेक के अवसर पर 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। और ये जो गुप्त संवत है, इस गुप्त संवत को वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने अपनाया था। ये जो गुप्त संवत चलाया, गुप्त संवत को वल्लभी के मैत्रक राजाओं द्वारा अपनाया गया था। ये जो आपका गुप्त संवत है, इसे वल्लभी के जो मैत्रक राजा हैं उनके द्वारा इसे अपना लिया जाता है। इसीलिए गुप्त संवत को वल्लभी संवत भी कहा जाता है। वल्लभी संवत भी कहा जाता है। तो आपका जो गुप्त संवत है उसे वल्लभी संवत के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी, जिनका नाम क्या है? कुमार देवी, उनसे विवाह किया। देखिए दोस्तों, तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इस विवाह के पश्चात स्मिथ ने लिखा है, स्मिथ के अनुसार इस विवाह के पश्चात ही, स्मिथ ने क्या लिखा है? इस विवाह के पश्चात ही पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त को प्राप्त हुआ था। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त को प्राप्त हुआ था। तो इन्होंने क्या लिखा है? इस विवाह के पश्चात ही पाटलिपुत्र की प्राप्ति हुई थी। इस विवाह के पश्चात ही पाटलिपुत्र की प्राप्ति हुई थी। ये उल्लेख कौन करता है? स्मिथ करता है। इसके बाद देखिए, सिक्के, राजा रानी प्रकार, कुमार देवी प्रकार। तो इनके जो सिक्के हैं मुझे उन सिक्कों को राजा रानी प्रकार के सिक्के कहा जाता है, कुमार देवी प्रकार के सिक्के कहा जाता है। इसी प्रकार सिक्कों पर, इनके जो सिक्के हैं, सिक्कों पर लक्ष्मी देवी का अंकन भी मिलता है।
यानी सिंह वाहिनी लक्ष्मी देवी का भी अंकन मिलता है। और ये पहले शासक थे जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। सर्वप्रथम रजत अथवा चांदी के सिक्के चलाए। तो लिच्छवी वंश से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, इसीलिए इनका जो पुत्र था समुद्रगुप्त वो अपने सिक्कों पर लिच्छवी दोहित्र अंकित करवाएगा। ध्यान रखना है, पुत्र समुद्रगुप्त ने सिक्कों पर लिच्छवी दोहित्र लिखवाया। इसका जो पुत्र था समुद्रगुप्त उसने सिक्कों पर लिच्छवी दोहित्र लिखवाया था। तो ये चंद्रगुप्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके बाद यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक आता है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। एक प्रसिद्ध शासक है 335 से 375 ईस्वी, 335 से 375 ईस्वी। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, समुद्रगुप्त की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त की उपाधियां। समुद्रगुप्त की उपाधियां: धर्म प्रचारक, कवि बांधव, धरणीबंध, कविराज, लिच्छवी दोहित्र, धर्म प्रचारक, कवि बांधव, धरणीबंध, कविराज और लिच्छवी दोहित्र, ये इनकी कुछ उपाधियां हैं। इसके पश्चात देखिए प्रयाग प्रशस्ति। यदि हम थोड़ा सा यहाँ से लिखें, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति इनके बारे में जानकारी का एक स्रोत है, प्रमुख स्रोत है जानकारी का। प्रमुख स्रोत है। इसे इलाहाबाद लेख भी कहा जाता है। इसे किस नाम से भी जाना जाता है, इलाहाबाद लेख भी कहा जाता है इस प्रयाग प्रशस्ति को। इलाहाबाद लेख भी कहा जाता है। इसे पाषाण पर खुदी हुई समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहा जाता है। पाषाण पर खुदी हुई समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहा जाता है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी रचना कवि हरिसेन द्वारा की गई। और ये जो हरिसेन था ये समुद्रगुप्त का महासंधि विग्रहिक था। महासंधि
संधि विग्रहिक था, यानी शांति और युद्ध का मंत्री, शांति और युद्ध का मंत्री। इसी प्रकार ये जो आपकी प्रयाग प्रशस्ति है, इसकी भाषा है संस्कृत, लिपि है इसकी ब्राह्मी, इसी प्रकार शैली है इसकी चंपू, यानी गद्य और पद्य में है, गद्य और पद्य में है। प्रयाग प्रशस्ति में प्रयाग प्रशस्ति में कविराज कहा गया है समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। इसी प्रकार इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। देखिए दोस्तों, यद्यपि एरण अभिलेख से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। जो एरण अभिलेख है, एरण अभिलेख, उससे भी अभी तो हम केवल चर्चा कर रहे हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त में हमें कई बातों का अध्ययन करना है। तो इनकी उपाधियां धर्म प्रचारक, कवि बांधव, धरणीबंध, कविराज, लिच्छवी, दोहित्र। प्रयाग प्रशस्ति इनकी जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इनकी जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसे इलाहाबाद लेख भी कहा जाता है। इसे पाषाण पर खुदी हुई समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहा जाता है। इसकी रचना कवि हरिसेन, जो इनका महासंधि विग्रहिक मंत्री था। भाषा संस्कृत है, लिपि है ब्राह्मी, शैली कौन सी है? चंपू। समुद्रगुप्त में इसमें क्या कहा गया है? कविराज। और समुद्रगुप्त को इसमें 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। समुद्रगुप्त जो एक महान शासक था, जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया, जिसे भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त के बारे में हमें डिटेल से चर्चा करनी है। इन्होंने उत्तरी भारत के 9 राजाओं को पराजित किया, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। सर्वप्रथम अच्युत नागसेन को पराजित किया। दक्षिण भारत के राजाओं के साथ ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई। उत्तर भारत के राजाओं को समूल नष्ट करने की नीति अपनाई। तो जो भी इनकी नीतियां थी, उनका हमें डिटेल से अध्ययन करना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें, तो समुद्रगुप्त हैं इसने उत्तरी भारत के 9 राजाओं को पराजित किया था, दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया। तो उत्तरी भारत के राजाओं के साथ जो इसकी नीति थी, वो थी समूल नष्ट करने की नीति, समूल रूप से नष्ट करना। और इनके साथ एक नीति अपनाई गई थी ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति। यानी पराजित राजाओं से धन या उपहार लेकर उन्हें वापस उनका राज्य लौटा देना, एक ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति मानी जाती है। इसी प्रकार इन्होंने प्रारंभ में अच्युत नागसेन और कोटकुलज को पराजित किया था। अच्युत नागसेन और कोटकुलज को पराजित किया। एरण अभिलेख से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। एरण अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। स्मिथ ने कहा था, स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। लेकिन दोस्तों आप याद रखें, ये नेपोलियन से भी महान थे, क्योंकि अभी हमने बात की जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति में इन्हें 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। नेपोलियन से महान है। नेपोलियन का आपने नाम सुना होगा। नेपोलियन फ्रांस का शासक था। नेपोलियन कहाँ का शासक था? फ्रांस का। नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका में।
इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोर्सिका में। पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। फ्रांस के शासक थे। जो नेपोलियन हैं इनका संबंध कहाँ से था? फ्रांस से। यद्यपि नेपोलियन बोनापार्ट एक महान शासक हुए, विश्व के इतिहास में एक महान शासक हुए। नेपोलियन बोनापार्ट का एक जो वाक्य है वो आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इन्होंने कहा था, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट माई डिक्शनरी, अर्थात असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। यद्यपि नेपोलियन एक शक्तिशाली शासक था, पूरे विश्व को जीतने की योजना बनाता है। उसके सामने सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड जल शक्ति में, समुद्र शक्ति में एक महान ताकत के रूप में उभर कर सामने आया था। इसीलिए वो अंग्रेज़ों को पराजित नहीं कर सका। अंग्रेज़ों के विरुद्ध उसने महाद्वीपीय व्यवस्था भी लागू की थी। इन सब बातों का अध्ययन जब कभी भविष्य में ईश्वर ने चाहा, जब हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, यहाँ विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, वहाँ चर्चा करेंगे। तो नेपोलियन तो अंत में पराजित हो जाता है, अंत में नहीं, नेपोलियन के 2 से 3 बार पराजित होता है, लेकिन समुद्रगुप्त को कहीं पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसीलिए समुद्रगुप्त को नेपोलियन से भी महान माना जाता है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन से महान माना जाता है। इसी प्रकार समुद्रगुप्त ने सिक्कों का प्रचलन किया था। इसने सिक्के चलाए थे, गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी। इसी प्रकार समुद्रगुप्त एक महान शासक माना जाता है, गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध शासक माना जाता है। इसने 2 प्रकार की नीतियाँ अपनाई थी। इनके लिए तो समूल रूप से नष्ट कर देना, इनके लिए ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई थी। तो समुद्रगुप्त से संबंधित जो अध्ययन है, जो भी बातें हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है, केवल सामान्य परिचय हुआ है। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपके लिए एक सूचना है, आप सभी के प्रयासों से जो मैंने क्लासेस शुरू की हैं, सुभाष जहांगीर ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू की हैं, वो आप सभी के सहयोग से, आप सभी के प्रयासों से, आप सभी की दुआओं से हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। और आप सभी का विश्वास और आप सभी का प्रेम मेरे ऊपर और चैनल पर बना रहे, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। और दूसरा जो मुद्दा है, दूसरी जो मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, वो ये रखना चाहता हूं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से संबंधित अगर कोई समस्या हो तो आप उस समस्या को आप कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करें। और आपको समझ में आता है नहीं आता है, कम से कम आप कुछ तो उस पर लिखा कीजिए, ताकि मुझे भी एक अलग ही जोश मिले, एक अलग भावना मिले, कि ताकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका फल विद्यार्थियों को मिल रहा है, या विद्यार्थी इन वीडियोज़ को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो आपसे ये निवेदन है, आप वीडियो कंप्लीट देखें, अपने नोट्स बनाते रहें। अगर आपको कहीं कोई समस्या लगती है या कहीं आपको वीडियो कैसा लगा, आप ये भी कम से कम कमेंट में कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप वीडियोज़ को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपको निरंतर इसी प्रकार से वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगले वीडियो में हम जो आपके जो शासक हैं, चंद्रगुप्त सेकंड और समुद्रगुप्त, लगभग ये 2 शासक ही कवर हो पाएंगे। फिर भी देखेंगे, अगर अन्य शासकों का अध्ययन अगर हम कर लेते हैं तो ये जो गुप्त काल है कम से कम 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा। आप निरंतर वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।